बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक बुक है बीएड की, जिसका कोड है 8605 एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स के मैं सिर्फ आपको 9 क्वेश्चन बताऊंगा। उन 9 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है वो आपका कंप्लीट अटैम्प्ट होगा। और ये यूट्यूब के ऊपर आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा कि जो उर्दू मीडियम में आपको ये 9 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो इन 9 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आपको आ रहा है। वह एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या तलीमी नज़्म व नस्क के तस्वर की वजाहत करनी है आपने। नीज़ तलीमी नज़्म व नस्क के बुनियादी असूल पर बहस करनी है। ये पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर में बताया गया है, ये मैंने उर्दू मीडियम की बुक है उसमें से मैंने कटिंग वगैरह करके ये स्पेशल आंसर निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन या तलीमी नज़्म का जो तस्वर है वो हम बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी मशीनरी होती है जिसके ज़रिए हम इदारे का निज़ाम चलाते हैं। किसी भी तलीमी ढांचे को बेहतर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अदा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वही है जो कि जैसे तलीम को रियासत कंट्रोल करती है, ऐसे इदारों को एडमिनिस्ट्रेशन जो उनसे इदारे हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। अब इसकी तारीफ़ात है, साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ की तारीफ़ें की हुई है, जैसे कि रसल टी ग्रेड है। इसने कहा है कि तलीमी निज़्म से मुराद ऐसा अमल है जिसमें मौजूद तरीन वसाइल में इस अंदाज में इस्तेफ़ादा किया जाता है कि जिससे इंसान की खसूसियात उस अंदाज में परवान चढ़ सके। ये कहना चाह रहा है कि तलीम को आप इस तरह बच्चों को पहुँचाए कि वो उसके अंदर जो खसूसियात है वो परवान चढ़ें। इसके नीचे एक और है गुड की बगावत अल तलीम या डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक। ये एक तारीफ उसने डेफिन किया, कहता है वो तमाम तकनीक या तरीक़ाकार जिसे तलीमी नज़्म व नस्क को तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक चलाया जाता है। तलीमी नज़्म व नस्क का ताल्लुक़ लोगों के मामलात और इनकी सरगर्मियों के महंगी से होता है। ये 3 डेफिनेशन है, इसको आपने सिर्फ रीड कर लेना है। उसके बाद आ जाएगी तलीमी नज़्म की अहमियत और इसके अज्जा। सबसे पहले आपने इसके अज्जा लिखने हैं। अज्जा में क्या है, कहता है मुश्तरका काफ़िशें होनी चाहिए, इंसान को मिलजुल कर काम करना चाहिए, नज़्म व मकसद होना चाहिए, वाज़ेह तौर पर तयशुदा मकासद ज़िम्मेदारी को बांट कर काम करना चाहिए, तख्लीकी सलाहियतें होनी चाहिए और कामयाबी का एक अज़म होना चाहिए। अब इसकी अहमियत में बताई गई है। अहमियत में कहता है तलीमी नज़्म का मकसद किसी तंजीम इदारे को बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के काबिल बनाता है। इसका बुनियादी मकसद क्या होता है कि वो उस्ताज़ा और मल्लमीन को ऐसा माहौल फ्राहम करे कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर सकें। इसके बाद आपको ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है आपने ये करना है अब्लॉग। अब्लॉग क्या है, कहता है ब्लॉग की जो 3 इकसाम बताई है। ऊपर की जानिब ब्लॉग यानी कि जिसमें उस्ताज़ा हो गए, प्रिंसिपल होगा, ज़ीली इंतज़ामिया होगी, डायरेक्टर होगा, ये जितने भी लोग हो गए ये ऊपर की जानिब ब्लॉग के मामले में शामिल हो गए। फिर है उफ़की ब्लॉग। उफ़की ब्लॉग में क्या है कि उफ़की ब्लॉग के अंदर कारकन आ जाएगी, अमले की इंतज़ामिया आ जाएगी, कोई अफसर की जो सा होगा वो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ अमले की इंतज़ामिया वगैरह आ जाएगी। और निचले के ब्लॉग में क्या आ जाएगा, निचले के ब्लॉग में जो गेट कीपर होता है वो सारा आ जाएगा नीचे की अब ब्लॉग में शामिल हो जाएगा। फिर आएगा तलीमी नज़्म से बुनियादी असूल। असूल क्या है, असूल कहता है जमहूरी असूल होना चाहिए कि क़यादत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी ताकत अपनाए। क़यादत होती है, निगरान वो होता है जो अपने अमले को एक सोच देता है कि भाई आपने ऐसे चलना है, कोई एक रूल बता देता है कि जिसके मुताबिक आपने चलना है। इस रूल के मुताबिक उस्ताद दूसरे अफराद की काबिलियत का एहतराम करते हैं और बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू करते हैं, किसी के साथ कोई हिचकिचाहट नहीं होती, फ्रैंकनेस एक दूसरे के साथ हम वो बात कर सकते हैं। फिर कहता है तावन का असूल होना चाहिए। तावन का असूल यानी कि जो निगरान है वो अपने उस्ताज़ा के साथ जो अपना अमला है उसके साथ अच्छे तरीके से के साथ तावन कर सके। यानी कि अगर किसी मखसूस सबक को पढ़ाने या क्लास को मुनज़्ज़म करने का बेहतरीन तरीका मौजूद हो तब भी जो निगरान की ज़िम्मेदारी है कि वो टीचर को एक अलहदा बुलाए, अलहदा बुला के उसके ऊपर काम करे, उसको इनकरेज करे, उसकी हौसला अफजाई करे, जिससे उससे क्या होगा, उससे मुअल्लिमीन का जो मोराल है वो बुलंद होगा। फिर आएगा साइंसी तरीक़ाकार। साइंसी तरीक़ाकार में क्या है, कहते हैं स्कूल में सारी तवज्जो हक़ाइक़ को इकट्ठा करने में लगाए, उसके ऊपर तज्ज़िया करे, फिर कोई नतीजा अख़ज़ करे। निगरान या सुपरवाइज़र को फ़ैसला साजी, ज़रूरियत के मुतय्यन वसाइल की तशख़ीस, मनसूबा बंदी और नताइज के ज़रिए में साइंसी तरीक़ाकार को लाजमी इख्तियार करना होगा। नेक्स्ट आएगा बाहमी हमआहंगी के असूल। इसमें क्या है, इसमें कहता है जो इदारे होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, ऐसे जो उस्ताद आता है वो भी एक दूसरे के साथ
कनेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, इससे अदारों को भी पता होता है कि दूसरे अदारों में क्या चल रहा है और उस्ताज़ा को भी पता होता है कि दूसरे अदारों में क्या कुछ चल रहा है। इसलिए बाहमी अमंगी का असूल जो सा ये लाजमी अपनाना चाहिए। फिर आ जाएगा लच्चे का असूल। लच्चे का असूल यानी कि इस असूल में क्या होगा कि हर फ़र्द जो सा वह मुख्तलिफ फ़र्द के साथ मिले, उस मिलकर कोशिश करे। और अगर कोई नया टीचर अगर किसी अदारे के अंदर हायर हुआ है तो जो सीनियर टीचर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना रोल अपनाए और उस टीचर को भी ट्रेन करें। नेक्स्ट आएगा मनसूबाबंदी का असूल। मनसूबाबंदी का असूल यानी कि किसी भी तंजीम या इदारे के लिए जो बुनियादी मकसद है ना, वो है मनसूबाबंदी। जब भी किसी इदारे ने कामयाबी हासिल की है उसने सबसे पहले मनसूबाबंदी की है कि हमने साल में क्या करना है, कैसे बच्चों को लेकर जाना है, क्या कुछ इसके अंदर तब्दीली आएगी, जो पीछे हमने साल गुजारा है उसमें क्या हमारी खामियाँ रह गई थी, और जो कुछ भी है वो पहले मनसूबाबंदी की होगी तो ही हम उसको अपना सकते हैं। जी, तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। जी, तो आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहता है इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के बुनियादी असूलों पर बहस करें और इस्लामी मॉडल की साख्त बयान करनी है। तो इसका जवाब आपको नज़र आ रहा है कि इस्लामी एडमिनिस्ट्रेशन का मफहूम और माहियत। इस्लामी तर्ज हयात की जो हकीकी बुनियाद है वो कुरान पाक है। कुरान पाक ही वो है जो मुसलमानों को हालात वाक़ियात समाजी इंसाफ की रूह के मुताबिक कानून साजी करने का इख्तियार देता है। कुरान हकीम में बताया गया है कि सुनहरी असूलों में इतनी वसत मौजूद है कि वो बदलते हर तरह के हालात वाक़ियात में रहनुमाई फ़राहम कर सकते हैं। तो वसल्लम का ये मुकाम था कि वो एक तरफ दीन इस्लाम की दायमी अदम भी थे और साथ ही एक रियासत के सरबराह भी थे। वसल्लम ने जो हकामात इलाही और रसूल ज़ाबत मिले वो वसल्लम ने इंसानियत तक पहुँचाए। एक कुरान पाक में जो कुछ कुरान पाक में दिया गया है वो सारा कुछ हमारी रहनुमाई के लिए हमें दिया गया है। अब इसके अज्जा क्या है? कहते इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो लाजमी और बुनियादी अज्जा है। वो एक अज्जा जो है वो है उम्मत और दूसरी है शरीयत। उम्मत क्या है? हज़रत वसल्लम की रहलत के बाद शरीयत और उम्मत के दरमियान अहद फजल कायम हुई, क्योंकि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल थे, इसलिए इनकी रहलत के बाद वही का सिलसिला रुक गया। फिर इस्लाम एडमिनिस्ट्रेशन के दो लाजमी अज्जा उम्मत और शरीयत के दरमियान इजमा का ताल्लुक़ कायम हुआ, जो कि इस्लामी नज़रिए से इसका तीसरा जुज़ है। पहला जुज़ क्या है? वो उम्मत, दूसरा शरीयत है, तीसरा क्या है? वो इजमा है, और चौथा आ जाएगा जुज़, जिसे हम कहेंगे इज्तिहाद। आगे वसल्लम का तर्ज हुकूमत है। इसमें आप वसल्लम के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, क्या कुछ उन्होंने किया, वो आप अपने लफ्ज़ों के अंदर लिख सकते हैं। अब इसके बुनियादी असूल क्या है? अब इसके बुनियादी असूल में सबसे पहला था इक़्तिदार आला, कि इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल है। तो इसका मतलब यह है कि इस्लामी रियासत में सिर्फ़ वही आइन और कानून राइज होगा जो कुरान पाक से अख़ज़ किया गया है, इससे हटकर कोई कानून नहीं बना सकते। फिर आएगा सुन्नत और हदीस। सुन्नत और हदीस क्या है? सुन्नत वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा जो भी उनका तरीक़ा था, जिस तरह वो चलते, जिस तरह बात करते थे, वो सारा सुन्नत है। और हदीस क्या है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से जो कलमात अदा हुए वो सारे कहलाएंगे हदीस। तो नेक्स्ट असूल है इज्तिहाद। अब इज्तिहाद ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। इसको मैं सिंपल एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर एक गाय है तो वो ज़ख्मी हो गई है। अब जो लोग हैं वहाँ के वो आते हैं उलमा के पास और उलमा से आके कहते हैं कि ये जो गाय है वो ज़ख्मी है, तो क्या हम इस ज़ख्मी गाय का गोश्त खा सकते हैं? अब वो उलमा क्या करेंगे? वो उलमा कुरान पाक को मद्देनज़र रखते हुए, हदीसों को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़तवा जारी करेंगे। वो जो फ़तवा जारी होगा ना, उसे कहते हैं इज्तिहाद। नेक्स्ट कहते हैं इज्मा। इज्मा क्या है? आप देखिए, वो जो जब लोग उनके पास आए मसला लेके, तो वो कुरान पाक और हदीस की रोशनी में वो मसला हल करते हैं। जब 3-4 उलमा मिलकर बैठते हैं, जिसे हम जब मिलकर बैठते हैं तो किसी एक रिज़ल्ट के ऊपर वो मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इज्मा। अब वो जो आदमी है, वो जो आलिम है जिसने उस मसले को बयान किया, उसे हम कहते हैं फ़ुहका, या फिर इज्तिहाद भी हम उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ़ुहका। नेक्स्ट आ जाएगा इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी क्या है? उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अमन को कायम करे, इंसाफ को आप बोलबाला करे, कुरान हकीम को मद्देनज़र रखते हुए शरीयत का नफाज करे। इस्लामी रियासत की ज़रूरी है कि वो कुरान को मद्देनज़र रखते हुए हर मुसलमान गैर मुसलमान की जान माल को
हफाजत करें, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की हाकमियत के बारे में बताएं, इज्तिहाद करें। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो अब जो हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, अब हम पास पेपर के सामने रखते हैं और देखते हैं क्या इन 2 क्वेश्चनों को जो हमने किए हैं क्या वो पास पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जी, तो ये मेरे पास एक पास पेपर सामने ओपन है। लिखा हुआ है पहला सवाल, तलीमी नज़्म व नक्श की तारीफ़ करें, नीज़ इसके बुनियादी असूल पर बहस करें। तो अभी जो हमने पहला सवाल किया है उसके अंदर इसके बुनियादी असूल हमें दिए गए हैं। दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने है, कहता है तलीमी नज़्म व नक्श के अहाताकार पर बहस करें, नीज़ इस्लामी नज़्म के बुनियादी असूल पर वजाहत करें और आपके ख्याल में हमारे निगरान किस हद तक इन असूल पर अमल पैरा है। तो अभी हमने तलीमी नज़्म का अहाता भी हमने किया और इसके असूल भी हमने पढ़ लिया है। और ये जो निगरान की बात की है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर इसका जवाब भी आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने करना है वो है मैनेजमेंट की नोयत के बारे में बताना है, मैनेजमेंट के असूल बताना है और उन पर हमने रोशनी डालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ओपन है, मैनेजमेंट की नोयत। इसमें क्या है, इसका सबसे पहले बुनियादी अनासर आपने बताना है, मफ़हूम बताना है। इंतज़ाम व इंसराम से मुराद मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उर्दू में मैनेजमेंट को कहते हैं इंतज़ाम व इंसराम। और कहते हैं सबसे पहले इस मैनेजमेंट के 2 असूल हैं कि कारकुन अफराद के ग्रुप का इंतज़ाम करे और कारकर्दगी अमल या सरगर्मी का इंतज़ाम करें। कारकुन अफराद के ग्रुप का इंतज़ाम क्या है, कहता है किसी भी इदारे में मैनेजमेंट की इस्तिलाह इसके अमले से होती है। यानी कि किसी भी इदारे को जब पहचाना जाता है ना, वो उसके अमले से पहचाना जाता है कि अमला किस तरह का है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है, क्या वो उस पॉलिसी के मुताबिक काम करता है, या कभी मैनेजमेंट ना वहाँ पे हो, कभी प्रिंसिपल उसका स्कूल में ना आए, तो जो इंतज़ामिया है, क्या जो स्कूल में जो टीचर है, क्या वो उसी तरह अपने दायरे को लेकर चलते हैं कि नहीं चलते। इससे सरगर्मी अमल या काम के तौर पर इंतज़ाम कहते हैं। मैनेजमेंट की जो इस्तिलाह है वो बाज़ औक़ात तयशुदा हदूफ़ के वसाइल और दीगर अफ़राद की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की खातिर किए जाने वाले इक़्तिदाम और सरगर्मियों से भी तबीर किया जाता है। यानी मैनेजमेंट से मुराद वो इंसानी सरगर्मियाँ हैं जो मनसूबाबंदी, तंजीम और बाहमी तावन को कंट्रोल करने के मतलब अंजाम दी जाती है। अब इनमें 3 चीज़ें आ जाएगी, एक आ जाएगी तंजीम, एक इंतज़ामिया और एक मैनेजमेंट। अब तंजीम क्या है, पहला आ जाएगा तंजीम। तंजीम से क्या है, तंजीम से कहता है मुराद किसी कंपनी या अदारे की सूरत में अफराद से काम लेने का अंदाज़ है। यह 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की नुमाइंदगी भी करता है जो कि अपने अमूर में इंतहाई माहिर होते हैं और पहले से मनसूबाबंदी के तक तय किए गए मुश्तरका अहदाफ की जानिब बाहमी तावन के साथ काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा इंतज़ामिया। इंतज़ामिया कहते हैं, इंतज़ामिया का ताल्लुक़ होता है कॉर्पोरेट पॉलिसी के मुताबिक, यानी कि जो तंजीम ने पॉलिसी बनाई होगी इंतज़ामिया को उसके साथ चलना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में कहता है मैनेजमेंट से मुराद एडमिनिस्ट्रेशन और दायरे के मुलाजमत के तय की जाने वाली हदूद में रहते हुए पॉलिसी पर अमल दरामद होता है। और इनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है, ताल्लुक़ कहता है शील्डन के मुताबिक तंजीम मौसर मशीनरी की तश्कील अमल दरामद मौसर इंतज़ामिया होती है। यानी इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन हदाफ का तयन करती है और मैनेजमेंट इस पर काम करती है। अब आगे इसके कुछ असूल आ जाते हैं। सबसे पहले असूल में आ जाएगा प्लानिंग, कि उस तंजीम सबसे पहले प्लानिंग करनी है। आपने प्लानिंग करने के हमने जो मनसूबाबंदी करनी है वो हमने किस तरह करनी है, उसमें कितने अफराद हमने लेके आने हैं, उसके ऊपर हमें कितना खर्चा आएगा, वो सारा सबसे पहले हो जाएगी प्लानिंग। फिर आएगा तंजीम, तंजीम और तरबियत, यानी कि अहदाफ और हिकमत अमली तश्कील देनी है। इसके अंदर तंजीम जो आपके पास बैठेगी वो मिलजुल कर बैठेगी और वो किसी एक टास्क के ऊपर बात करेगी कि हम इसको किस तरह लेके चल सकते हैं। अमले की तैनात, यानी कि उस तंजीम में हमने कौन कौन से लोगों को शामिल करना है, क्या वो रिटायरमेंट लोग हो गए, क्या वो किस किस खसूसियात के हामिल हो गए, वो सारा अमले की तैनात में आ जाएगा। फिर आएगा रहनुमाई, वो जो अमला आपने लेके आना है उस अमले की फिर आपने रहनुमाई करनी है, उसको आपने एक रास्ता दिखा देना है कि हमारा ये टारगेट है और आपने इस तरफ चलना है। नेक्स्ट आ जाएगा तावन। तावन में क्या है कि उस अमले के साथ आपने हर तरह तावन करना है कि अगर उसके अंदर कोई उस अमले को कोई मुश्किलात पेश आ रही है तो आपने उसके साथ तावन करना है और उसको बेहतर नतीजे की तरफ लेके जाना है। फिर आ जाएगा जिद्दत पज़ीरी। जिद्दत पज़ीरी में क्या कि ये इंतज़ामिया का काम होता है कि वो जो अमला है उसको आसान तरीके बताए कि आप इस तरह करें तो वो काम आसानी से हो सकता है, इस तरह करें तो वो काम और आसानी हो सकता है। फिर उस तंजीम को बनाने के लिए कितना बजट आएगा, उसमें जो तंजीम होगी उसको सैलरी कितनी देनी है, जो काम कर रहा है उसके ऊपर कितना खर्चा आना है, ये सारा क्या आ जाएगा माली तखमीया में आ जाएगा। फिर आ जाएगा फ़ैसला साजी। फ़ैसला साजी में क्या आएगा, सबसे पहले मसले को आपने शनाख्त करना है, मसले के ऊपर आपने तजिया करना है, मुतबादल कोई रास्ता निकालना है, मौजूद 3 हल का इंतखाब करना है।
और मुंतखब करदा अमले को अमली जामिया पहुँचाना है। ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मदरसे के इंतज़ाम और इस्लाम पर बहस करें। ये एक अक्सर पेपर में आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आप इसको ऑप्शनल में रख दिया है कि एक दफ़ा इसे हम रीड कर लेते हैं, मे भी ये अगर पेपर में आए तो हम लिखने के काबिल हो सके। कहता है मदरसे में तयशुदा मकसद के असूल के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की अंजाम दही में वक्त, अफरादी क़ुव्वत, दौलत और ये सारा कुछ इस्तेमाल होता है, इंतज़ाम करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा मदरसे के मजमूई दायरे का इंतज़ाम, कि मदरसा जो आपने बनाना है वो कहाँ पे बनाए, क्या वो कारखाने वाली जगह पे बनाया जाए, क्या वो ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पे स्कूल वगैरह है, क्या जहाँ वहाँ पे बनाया जाए जहाँ पे ये खेल का मैदान है या कुछ इमारतें हैं। सबसे पहले हमें वो जगह देखनी होती है कि जहाँ पे हमें मदरसा बनाना है। नेक्स्ट ऐसा आ जाएगा निसाबी व हम निसाबी सरगर्मियों का इंतज़ाम। इसके अंदर हमने करिकुलम देखना होता है, क्या वो तो हमने निसाब देना है कि जो हुकूमत पाकिस्तान आम स्कूलों के अंदर पढ़ाती हैं, या फिर वो निज़ाम हमने देना है जो हदीस और फ़िक़्ह के लोग पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले ये इस निज़ाम को देखना है। फिर आगे आ जाएगा इंसानी वसाइल का इंतज़ाम। इंसानी वसाइल से मुराद के वो जो हमने मदरसा कायम करना है उसके अंदर तलबा और मुअल्लिमीन शामिल होते हैं। कोई भी जो स्कूल होता है ना वो अपने उस्ताज़ा से बेहतर नहीं होता। वो जो उस्ताज़ा होंगे वही सरगर्मियाँ बच्चों को सिखाएंगे, वही बच्चों में जोश पैदा करेंगे, वही बच्चों को बाहमी ताउन के साथ काम करने की तलकीन करेंगे, वही बच्चों को बताए कि आपने भरपूर शिरकत करनी है काम के अंदर। ये जितने भी काम है ये इंसानी वसाइल का इंतज़ाम, मैनेजमेंट का काम है, माली वसाइल का इंतज़ाम। अब मैनेजमेंट को ये भी चाहिए कि वो उस मदरसे में कितना ख़र्चा आ रहा है, उसके अंदर जो उस्ताज़ा पढ़ा रहे हैं उसका बजट उन्होंने निकालना होता है, जो स्टूडेंट वहाँ हॉस्टल में अंदर रहते हैं उनके फ़ंड का इंतज़ाम करना है। तो यार आप माली वसाइल के अंदर आ जाएगा। खसूसियात और मकासद पर बहस करें, नीज़ सुपरवाइज या निगरान की तकनीक्स पर नोट लिखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निगरानी के मफहूम। तीन के ऊपर इसका जवाब नज़र आ रहा है। कहते हैं कि निगरानी से मुराद वो कोशिश होती है जो स्कूल के जो अफसर होते हैं वो तलीम व तरबियत को बेहतर बनाने के लिए उस्ताज़ा के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे क्या होता है, इससे तलबा की खामियों का हमें पता चल जाता है, उनकी कमज़ोरी का पता चल जाता है। अब सुपरविज़न और निगरानी में फ़र्क क्या है? मायना के तहकमाना अंदाज के तसव्वुर को सेहतमंदाना निगरानी और रहनुमाई के तसव्वुर से बदल दिया जाता है। मायने का दौर बाज़ औक़ात परेशानी, तनाव, खौफ, अंदेशे के साथ साथ पैदा करता है। हमारे मुल्क में ये बड़ी तेज़ी से किया जाता है। इसमें बरी गई बेतहज्जुगी और बेरहमी अक्सर तनकीद का भी निशाना बनता है। यही वजह है कि मायना के इस तसव्वुर की जगह रहनुमाई का तसव्वुर उजागर करने की ज़रूरत है। एक ऐसा अमल जिसमें तदरीसी तालीम के अमल को मुस्तर बनाने के लिए उस्ताद की नशोनुमा की जाती है, रहनुमाई कहलाती है। अब सुपरविज़न की एक खसूसियात है, ये खसूसियात जैसे आपने रीड करनी है, जमहूरी अंदाज़ है, ताल्लुकात है, अबलाग, जाम अमल, तख्लीकी अनासर या मायने सुपरविज़न की निगरानी में फ़र्क अगेन आ गया। तो ये इसके मेन है, इसकी अक़साम। सबसे पहले अक़साम आ जाएगी मायना। मायना क्या है? कहता है निगरानी की इब्तिदा सिर्फ उस साज़े के काम के मायना तक महदूद थी। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर कोई टीचर क्लास के अंदर टीच करवा रहा है तो जो निगरान है वो बाहर से जाता है, चक्कर लगाता है और देखता है कि आज जो टीचर है वो टीच करवा रहा है या नहीं करवा रहा, क्या वो जो लेसन प्लान किया हुआ था उसके मुताबिक करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, उसकी कोई ना कोई खामी ढूंढने में लग जाता है। इसे हम कहते हैं मायना। नेक्स्ट आ जाता है अदम दाखलत। अदम दाखलत से मुराद के अगर कोई टीचर क्लास के अंदर टीच करवा रहे हैं तो जो निगरान है वो क्लास के अंदर आके टीचर को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। टीचर जो काम करवा रहा है उसके उल्टा उसको बताने लगता है कि आप इस तरीके से करवाए, इस तरीके से करवाए। ये हो जाती है अदम मुदाखलत। कि अगर कोई टीचर अपना लेक्चर दे रहा है तो उसके अंदर आके मुदाखलत कर देना। तहकमाना निगरानी। तहकमाना निगरानी से मुराद वो ही है कि अगर कोई टीचर टीच करवा रहे हैं तो जो निगरान है वो अपने जो फैसले है वो उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। फिर जो उस्ताद है उसको लाजम उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। जबकि ये एक जो तरीका है जो सा ये बिल्कुल गलत तरीका है, तरबियत और रहनुमाई। अब कहता है अब ये बात काफ़ी हद तक तस्लीम की जाने लगी है कि हकीकी तालीम तलबा की भरपूर शिरकत और इनकी दिलचस्पियों के शोर पर मुनसर है। कि जब तलबा ही किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के ऊपर दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रहे तो वो जो टीचर है जितना मर्जी जोर लगा ले वो अपने लेक्चर को बच्चों तक डिलीवर नहीं कर सकता।
तलीमी रहनुमाई में होने वाली नशोनुमा होती है। तलीम के अमल में तलबा की तरफ से रज़ाए काराना तौर पर ताउन ख़ास अहमियत का मिला है कि बच्चों को जो उनसे उसको जब तक वो अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करेंगे टीचर टीच नहीं करवा सकता। इसलिए बच्चों को अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करनी पड़ेगी तो ही जो टीचर है वो एक इफ़ेक्टिव लेक्चर बच्चों को दे सकता है। जमहूरी निगरानी। जमहूरियत सिर्फ सियासी अमल का नाम नहीं, ये ज़िंदगी गुजारने का अंदाज भी है। इसलिए इसके असूल ज़िंदगी के हर पहलू पर लागू होते हैं। जमहूरियत में हर फ़र्द की अज़मत का ख्याल रखा जाता है। इनफरादी और इख्तिलाफ़ात को तस्लीम किया जाता है। हर फ़र्द की पसंद नापसंद को अहमियत दी जाती है और ग्रुप के इत्तफ़ाक़ राय से इक़्तिदामात तय होते हैं। निगरानी के अमल में जमहूरी उसूलों का तकाज़ा है कि निगरान उस्ताज़ा पर अपनी राय मुसल्लत ना करे। ये इसका मेन पॉइंट है कि जमहूरी निगरानी ये नहीं है कि आपने जो निगरान है उसने जो फैसले कर लिए वो टीचर को ऊपर थोम दे और टीचर को करना ही पड़ेगा। नहीं, उनको मिल के करना पड़ेगा। निगरान और उस्ताज़ा मिलकर काम करे तो ही एक इदारा बेहतरी की तरफ जा सकता है। अब उस सुपरवाइज़र की खसूसियात क्या है? अब इस खसूसियात के अंदर ये जो अभी हमने किया ना खसूसियात, निगरान की खसूसियात, उसके अंदर ही आप ये लिख सकते हैं दोस्ताना मजाज होना चाहिए कि निगरान का अपने उस्ताज़ा के साथ दोस्ताना मजाज होना चाहिए। तमन्ना यकीन कामिल होना चाहिए। जो निगरान है उसे पता होना चाहिए कि जो मेरा अमला है वो इस काबिल है कि वो मेरे गैर मौजूदगी के अंदर भी मेरे इदारे को बेहतर तरीके से चला सकता है। मुसलसल बेहतरी और इस्लाह। निगरान को चाहिए कि अगर कोई टीचर जो है नया क्लास के अंदर आया है और वो उस तरह से बच्चे की नशोनुमा नहीं कर पा रहा जिस तरह करनी चाहिए, तो निगरान को चाहिए कि वो उस टीचर को एक अलहदा तरीके से गाइड करे। इस तरह गाइड करे कि वो अपने आप को, जो टीचर है वो अपने आप को कमतर ना महसूस करे। ज़हीन और साब बसीरत होना चाहिए। माशरती खसूसियात का हामिल होना चाहिए। इल्मी और इंतज़ामी काबिलियत होना चाहिए। क़ुव्वत फ़ैसला होना चाहिए। तो ये थी इसकी खसूसियात। आगे आ जाएगी इसकी तकनीक्स। तकनीक्स में क्या है? इंसादी। इंसादी मीन्स के निगरान को हेड मास्टर या बिरूनी निगरान की तरह का इंसादी सुपरवाइज़र होना चाहिए। जैसे ये अंदाज़ा हो कि मदरसे में तैनात हर नए उस्ताद को मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात दरपेश हो सकती है, इसलिए वो उस्ताज़ा कराम को इन मुश्किलात से बचाने के लिए इंसदादी इक़दामात और तदबीर अपनाएं। इस्लाही। क्लासरूम के में जाने वाला निगरान अगर इस इदारे से ही जाए कि इसने उस्ताद की गलतियाँ तलाश करनी है तो वो कभी इत्मीनान नहीं हासिल कर पाएगा, बल्कि उस्ताद भी इससे ना खुश हो गए। लेकिन ये भी सोचना गलत होगा कि इस्लाही निगरान बिल्कुल गैर अहम होता है, बल्कि कई उस्ताज़ा निगरानी की इस तर्ज के ख्वाहिशमंद होते हैं कि निगरान को चाहिए कि वो गलतियों पर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन उसे चाहिए कि वो हर गलती को जायज़ मुकाम दे। कई गलतियाँ बिल्कुल मामूली सी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिर आएगा तमीरी। ये तकनीक से तमीरी का अमल है। तमीरी अंदाज में बर वक्त होना। गलती छोटी या बड़ी इसलाह सिर्फ इसलाह तक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ गलती दूर करने के बजाय कोशिश की जाए कि उस्तादा को इस अंदाज में तैयार कर दिया जाए कि वो आइंदा अनजाने में भी वो गलती ना दोहराए। ये होती है कंस्ट्रक्टिव तमीरी। तख्लीकी में निगरान का तकाजा है कि निगरान मुख्तलिफ़ किस्म की तख्लीकी क़ुव्वत और आज़ादाना आजमाइश की हौसला अफजाई करें। उस्तादा को आज़ादाना अंदाज में भरपूर शिरकत के मौका की फराहमी निगरान की खूबी होती है। अब इसको तबसरा हमने करना है, वो आप अपने नफ्स के अंदर लिख सकते हैं। अपने निगरानी के जो मफ़हूम, खसूसियात और मक़सद पढ़े हैं, अब हम पास पेपर से देखते हैं क्या ये पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में निगरानी के मुख्तलिफ अक़साम को तफसीलन बयान करें, नीज़ एक अच्छे निगरान की खूबियाँ बयान करें। ये भी हम कर चुके हैं। निगरानी की खसूसियात हम तफसील से पढ़ चुके हैं और अच्छे निगरान की जो तकनीक्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, निगरानी की तारीफ़ करें और एक मुस्तर निगरान के खसाइस पर बहस करें। इफेक्टिव सुपर निगरान क्या होता है, किसी तकनीक्स के ऊपर आपने बहस करनी है। तो निगरानी की तारीफ़ भी हम कर चुके हैं और इसकी तकनीक्स भी हम पढ़ चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, तलीमी मनसूबाबंदी क्या है। मनसूबाबंदी की अहम तरीन अप्रोचेज़ या तरीके नोट करें और नीज़ इसकी इक़साम पर नोट तहरीर करें। तो तलीमी मनसूबाबंदी हम देखते हैं। ये तलीमी मनसूबाबंदी क्या है। तलीमी मनसूबाबंदी आम मनसूबाबंदी की तरह एक ज़ाब्ता और तरीक़ाकार है, लेकिन इसमें तलीम के हवाले से फ़ैसले किए जाते हैं ताकि तलीमी हदाफ और मक़ासद को मुस्तकिल में दस्तयाब वसाइल की तरह इस्तेमाल करते हुए हासिल किया जा सके।
मनसूबाबंदी, ये मनसूबाबंदी वही है जो भी हमने पीछे पढ़ी हुई है कि अगर कोई इदारा ओपन किया हुआ है किसी ने, तो वो अगर कोई एक क्लास है, जैसे कि मैट्रिक की क्लास है, तो उस इदारे ने सबसे पहले ये मनसूबाबंदी करनी है कि हमने इस इदारे का सिलेबस कब तक ख़त्म करना है, फिर हमने इसका टेस्ट कब से हमने शुरू करने हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम होने से पहले पहले हमने बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट करना है और इसकी रिवीजन भी करवानी है और इसका टेस्ट भी लेना है। तो ये सबसे पहले मनसूबाबंदी की जाती है। देखिए अप्रोचेज़ क्या है। तो सबसे पहले अप्रोच कहते हैं सोशल डिमांड। तलीम मनसूबाबंदी का मकसद तलीम के समाजी मुतालबे को पूरा करना है, यानी कि जो समाज में जो आजकल माशरे के अंदर जो कुछ हो रहा है, लोग जो दुनिया वो तरक्की की तरफ जा रही है, तो सोशल मीडिया का दौर है, तो तलीमी मनसूबाबंदी इस तरह से की जाए कि जो बच्चे जो उनके पास पढ़ रहे हैं वो इस काबिल हो कि वो इस माहौल का मुकाबला कर सके। अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत का होना। इस तरीक़ाकार में मुल्क की तरक्की के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, यानी कि इदारे को वो लोग चाहिए कि जिसके अंदर ये क़ुव्वत हो कि वो अपने मुल्क को बाकी मुल्कों के साथ मिलाकर उसके शाना बिशाना काम कर सके। आ जाएगा मुआवजे की शरह का तरीका। ये तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म की तलीम पर आने वाली निजी सरकारी लागत के मुआवजे के तनाज़ुर में तयन किया करता है। इस तरीक़ाकार के ख़ास नुक्ता नज़र के मुताबिक तलीम एक तरह की सरमायाकारी है, इसलिए इससे भी दीगर सरमायाकारियों की तरह कुछ वक्त के बाद मुनाफा हासिल होना चाहिए। ये सिर्फ इस वक्त हासिल होगा जब इसके ज़रिए बेरोज़गारी का खात्मा हो रहा हो, सलाहियतों को ज़ाया करने वाले मुतग़य्यरात में कमी आ रही हो। लेकिन इस तरीक़ाकार का एक मसला यह है कि तलीम के कई एक फ़ायदे मसलन इक़्तिदार और रुझानात में तब्दीली वगैरह ऐसे है कि इनकी दीगर किस्म के माली हिसाब किताब की तरह आज़माइश मुमकिन ना हो। अब तलीमी मनसूबाबंदी की अक़साम क्या है। वफाक या मरकज़ के तख्त मनसूबाबंदी। वफाक होता है कि ऐसी मनसूबाबंदी जो कि वफाकी सतह पर की जाती है, इसका तमाम मरकज़ी हुकूमत करती है, यानी कि हुकूमत दो तरह की होती है। एक होती है वफाकी हुकूमत, जो वफाक के अंदर जो लोग होते हैं वो सारे इस काम को देख रहे होते हैं। फिर होता है इलाके की सतह पर मनसूबाबंदी। इस इलाके में क्या होता है, इसमें मुकामी अफराद जो है वो अपनी तरजीहात को मुतय्यन करते हैं और माहिरीन से प्रोजेक्ट तश्कील देते हैं। फिर होता है इलाक़ाई मनसूबाबंदी। इसके में इलाके के लोग जो है वो अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं और फिर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई जो सेक्रेटरी से फ़ंड लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। फिर होता है एक मरबूत मनसूबाबंदी। इसमें क्या होता है, इसमें सब मिल के काम करते हैं। ऐसी मनसूबाबंदी जिसमें अहम शुबा मुंतखब किया जाता है, फिर इस मखसूस शुबे की तरक्की के लिए तमाम महकमे मिलकर कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं मरबूत मनसूबाबंदी। जगह प्रोजेक्ट की तारीफ़ करें और इसका तरीक़ाकार बयान करें। अब ये प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट प्लान की सूरत है, यानी ये मखसूस अहदाफ को हासिल करने के लिए वक्त, लागत और मयार को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तारुफ़ में क्या है कि प्रोजेक्ट आप किस किस्म का प्लान बनाने जा रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है, नोयत क्या है, वो किस कदर बड़ा होगा। पस मंज़र, उस प्रोजेक्ट के पीछे मेन मकसद क्या है, उसका मकसद क्या है कि हम प्रोजेक्ट क्यों शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, आप अमले को लेकर आएंगे, वो अमला सबसे पहले यही बात करेगा कि आपका इसका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का इलाका यानी कि वो जो प्रोजेक्ट है वो आप किस जगह के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का इलाका आपको पता होना चाहिए। फिर तबई वसाइल, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, क्या कुछ उसके ऊपर जिस ज़मीन के ऊपर बना रहा है क्या वो ज़रूरी है या पानी की फ्राहमी जो वहाँ पे अच्छी तरह से है या नहीं है, इस तरह सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। आबादी और रोज़गारी, यानी कि जिस जगह आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या वहाँ पे आबादी है। इसमें प्रोजेक्ट की नौयत के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और ब्लॉक की सहूलत की फ्राहमी इंतहाई ज़रूरी होती है, यानी कि जिस इलाके में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या वहाँ पे ट्रांसफार्मर का या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो ज़रिया है वो वहाँ पे सहूलत मौजूद है कि नहीं है। अदारे प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने में इदारे बरहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा इससे पहले कि प्रोजेक्ट बनाए जाए इन इदारों का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। यानी कि जिस जगह आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस जगह क्या उस किस्म का कोई और इदारा कायम है, अगर वहाँ पे है तो ये आपके लिए बेहतर है, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्या वो इदारा कोई वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। अब उसके अहम अमूर क्या है। बड़े अमूर में इब्तदाई सर्वे और तहकीकात पर मुश्तमिल होते हैं। तमाम बड़े कामों को मुकम्मल तौर पर बयान किया जाता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। फिर क्या है उसके अंदर सामान, किसी प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मशीनरी, गाड़ी, क्या ये वहाँ तक पहुँच जा सकती है क्या नहीं पहुँच सकती, ये सारा आपने देखना होता है।
अब काम की मरहलेवार तकसीम की जाती है। प्रोजेक्ट की लागत कितनी आएगी, कुल सरमाया क्या होगा, बार बार की लागत क्या होगी, मुल्क और गैर मुल्की करेंसी की कीमत देखनी होती है आपने कि जिस वक्त आप प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस वक्त जो डॉलर का रेट है वो क्या है। इस तरह आपको गैर मुल्की करेंसी की खबर होनी चाहिए, लागत के मरहल के जब काम कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, रकम का बंदोबस्त क्या वो हुकूमत करेगी, ग्रांट के जरिए करेगी, कर्जा लोगे, सरमायाकारी होगी, ये सारा कुछ आपने देखना होता है। कल किया है पास पेपर से हम देख लेते हैं क्या वो पेपर में आ रहे हैं। तो ये देखिए, तलीमी मनसूबाबंदी की तारीफ़ करें, नीज़ मनसूबाबंदी के अमल की वजाहत करें, ये भी पेपर में आ चुका हुआ है। तो दूसरे में देखिए, तलीमी मनसूबाबंदी की तारीफ़ करें, नीज़ प्रोजेक्ट बनाने के अमल की वजाहत करें। तो देखिए ये भी पेपर में आया हुआ है। तो नेक्स्ट वाला है रजिस्टर की अक़साम बयान करें। अब रजिस्टर क्या है, जब भी कोई इदारा कायम होता है, इदारे में रजिस्टर होते हैं। वो रजिस्टर किस किस्म के होते हैं, दाखिला रजिस्टर, यानी कि अगर कोई इदारा है वहाँ पे हॉस्टल और हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे एंट्री रजिस्टर होती है, हाज़िरी रजिस्टर होती है कि बच्चा हॉस्टल के अंदर है या स्कूल के अंदर एंटर है, हाज़िरी रजिस्टर होती है, इज्तिमाई सरगर्मी का रजिस्टर होता है, किचन रजिस्टर होता है, फीस रजिस्टर होता है, अमलाक रजिस्टर होता है, कैश बुक होती है, लाइब्रेरी और मताले के कमरे का रजिस्टर होता है, विजिटिंग बुक होती है, बिल रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है, फ़ंड का रजिस्टर होता है, स्टेशनरी रजिस्टर होता है, स्पोर्ट रजिस्टर होता है, सर्विस बुक होती है, सालाना खुफिया रिपोर्ट होती है। अब ये जितने भी रजिस्टर है इसके मतलब आप एक दो दफ़ा रीड करोगे तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे से समझ आ जाएगी। बेटा पाकिस्तान में तलीमी इंतज़ाम और इस्लाम पर नोट तहरीर करके पाकिस्तान में मैनेजमेंट का असूल कैसा है। तो पाकिस्तान में तलीमी इंतज़ाम और इस्लाम 1973 के आइन के मुताबिक एजुकेशन का शुमार कानून साजी की मतवाज़ी फहरिस्त में होता था। ये वो फहरिस्त होता है जिसमें वफाकी और सूबाई दोनों सतह के कानून साज इदारे कानून साजी करते हैं। मरकज़ी हुकूमत सूबाई महकमा तलीम की मशावरत और मामले से तलीमी पॉलिसियाँ और मनसूबाबंदी की तश्कील देती है। इन पॉलिसियों पर अमल दरामद का अमल इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होता है। यानी कि जो मरकज़ी हुकूमत होती है वो जो भी काम करवाना होता है उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करवाना होता है वो देगी वो सूबाई हुकूमत को, और सूबाई हुकूमत के पास वो इख्तियार है कि वो ज़िली हुकूमत के ऊपर वो ये काम इम्प्लीमेंट करवाता है। ये एक दफ़ा आप रीड कर लें, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इनमें सबसे पहले होती है वफाकी वज़ीर तलीम। वफाकी हुकूमत होती है, वफाकी वज़ारत तलीम की सरबराही वफाकी वज़ीर तलीम करता है, जो कि वफाकी काबीना का अरकान का हेड होता है। वो पार्लियामेंट और इस किस्म के दीगर प्लेटफार्म पर अपनी वजारत की नुमाइंदगी करता है। वो वज़ीर आज़म को अपने महकमे की कारकर्दगी के बारे में जवाब देता है। मज़ीद ये कि वो तलीम के अमूर में वज़ीर आज़म से रब्ता भी कर सकता है। एजुकेशन सेक्रेटरी होता है, अब वफाकी सेक्रेटरी तलीम लेके एजुकेशन सेक्रेटरी रखा होता है, चीफ एग्जेक्टिव होता है, वो भी तलीम के हवाले से हुकूमती फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए काम करता है। आगे वफाकी वज़ीर तलीम की इख्तियारात क्या होती है, वो मुल्क के तलीमी पॉलिसी पर मरतब होता है, मुल्की निज़ाम तलीम पर नज़र रखता है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के तलीमी मनाया का जायज़ा लेता है, तलीमी इदारों के लिए मौजूद जदीद निसाब काम करता है। ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर आ जाएगा सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत क्या है, पाकिस्तान में एक वफाक है जिसकी आगाही में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे शामिल हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा दे दिया गया है। आइन के मुताबिक तलीम का शुमार कंक्रीट लिस्ट में होता है, यानी इस पर वफाक और सूबे दोनों कानून साजी कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर तलीम क्या है, सूबाई महकमा तलीम वफाकी वज़ीर तलीम का ही अक्स है। सूबे में भी वज़ीर ही सूबाई और वजारत तलीम के इंचार्ज होते हैं। वज़ीर ही सूबाई महकमा तलीम की पॉलिसी के अमूर का ज़िम्मेदार होता है। सूबाई तलीमी ढांचा के सूबाई सेक्रेटरी होता है, निज़ाम तलीमात होता है। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं जस्ट आपको ये हल्का हल्का बताता जाऊँगा, तो आप इसे एक दफ़ा रीड कर लेना। सूबाई सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी होता है। डिप्टी सेक्रेटरी तलीम 1 के लिए होता है, तलीम 2 के लिए होता है, ऐसे सुपीरियड वगैरह होते हैं। फिर अब लास्ट में जायज़े की अहमियत और इसका मकसद बयान करें। जायज़ा क्या है, जायज़ा बाज़ात खुद एक ज़ाब्ता तरीक़ा के तहत इंजाम दी जाने वाली सरगर्मी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी मशीन की कारकर्दगी का जायज़ा लेने की कोशिश की जाती है।
वैसे तदरीसी मेकानिज़म का जायज़ा लिया जाता है। जायज़े का अमल कारकर्दगी के हवाले से डाटा हासिल करने के अहदाफ के साथ इसका मुवाज़ना करना होता है। यानी कि जो एक स्कूल है उसने पिछले साल क्या कारकर्दगी अपनाई थी और इस साल उसकी कारकर्दगी कैसी है, उसका हम जायज़ा लेना होता है। फैसला साज़ी की ज़रूरत से आगाही, फैसले की ज़रूरत से बाखबर होना फैसला साज़ी का इब्तदाई और बुनियादी मरहला है। आगाही हासिल करने के लिए बहुत सारे ज़राए होते हैं। सूरत हाल को डिज़ाइन करना, फैसले की सूरत हाल सवालिया अंदाज में पेश करना, ज़िम्मेदारी बनाना, मुतबादिल तश्कील देना। अब जायज़े का मकसद क्या है कि ये क्या काम कर रहा है? क्या जायज़े का ये तरीका अभी कारआमद है? क्या ये काम मुकम्मल हो गया है? काम करने की ज़रूरत है? ये सारा जायज़े का मकसद होता है। तो ये एक दफ़ा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही थी तो इसलिए मैंने जस्ट आपको ये हल्का सा बता दिया। अब पास पेपर को देख लेते हैं। मैं आपको अगेन पहले सवाल में देखिए, तलीम नज़्म व नस्क़ की तारीफ़ करें, इसके अहाता कार पर बहस करें, ये भी हमने पढ़ लिया है। मुरतबा बंदी क्या है, ये भी हमने किया है। निगरानी का भी हमने कर लिया है, ये भी मुरतबा बंदी की तारीफ़ और प्रोजेक्ट वाला भी किया है। स्कूल डिसिप्लिन की तारीफ़ करें, ये भी हमने किया है। और बजट यानी हमने स्कूल रिकॉर्ड पर बहस करें, ये भी किया है, जिसके अंदर आपके वो रजिस्टर आ जाएंगे। पाकिस्तान में सानवी सतह पर तंजीम के निज़ाम का जायज़ा, ये भी हमने वो किया, वफाकी हुकूमत वाला। तो देखिए 8 में से 7 क्वेश्चन जो उनसे वो पेपर में आगे हुए हैं। अब ये दूसरे में कहता है तलीमी नज़्म व नस्क़ की तारीफ़ करें और इसके बुनियादी उसूल पर बहस करें, ये भी पेपर में हमने किया है। तलीमी निज़ाम की अमल की वजाहत करें, इंतज़ामी अमल की, ये भी हमने किया है। निगरानी वाला भी किया है, मनसूबा बंदी का भी किया है। कमरा जमात के इंतज़ाम के उसूल पर बहस करें, ये आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हो। तकाज़ा तलीम पर अंदाज होने वाली क़ुव्वतों पर बहस करें, ये वफाकी हुकूमत के मतलब आप लिख सकते हो। स्कूल रिकॉर्ड वो आ जाएगा। तो देखिए तकरीबन 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हुए हैं। पास पेपर है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की नोयत, अहमियत और वसत पर बहस करें। नीड्स एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की अप्रोचेज़ पर बात करें, ये प्रोसेस हमने की है। मैनेजमेंट की बुनियादी अनासर भी हमने किया, स्कूल मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ अहम निकात वो भी हमने किया है। निगरानी की नोयत और खसूसियात और ज़रूरत पर बहस करें, निगरानी के मुख्तलिफ़ अक़साम बयान कर और इसकी तकनीक पर रोशनी डालें, ये भी किया है। फिर आ जाएगा एजुकेशन प्लानिंग की नोयत और गवर्नर पर बहस करें, ये नहीं हमने किया। स्कूल डिसिप्लिन पर ये भी हमने किया है। तलीमी इदारों में फ़िज़िकल पहलू और लर्निंग के प्रोसेस का तनकीदी जायज़ा, ये हमने किया। और नेक्स्ट आ जाएगा सूबाई तलीमी, सूबे के भी हमने किया है। और लास्ट वन किया है, इसमें हमने 6 क्वेश्चन ऐसे जो हमने किए हैं। 9 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 110% इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।